नमस्कार, बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट में आपका। राहुल गांधी 7 समंदर पार जाकर भी आरएसएस पर निशाना साधते हैं। विपक्षी दल मांग करते हैं कि चुनाव प्रक्रिया से आरएसएस के लोगों को दूर रखा जाए। भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस में आरएसएस के नाम का डर बैठा हुआ है, चुनाव आते ही ये डर और गहरा हो जाता है। कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसमें कांग्रेस ने आरएसएस को टारगेट नहीं किया हो। भाजपा ये भी आरोप लगाती है कि आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस ने संघ को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन संगठन के विरुद्ध कभी कोई कॉन्क्रीट चीज उसे कभी नहीं मिली। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जाहिर तौर पर इन चुनाव में भी आरएसएस भाजपा की रीढ़ की हड्डी रहेगी। कांग्रेस क्या वाकई आरएसएस से डरती है? इस सियासी डर की सच्चाई क्या है? यह खौफ इन चुनाव में किस तरह से नुमाया होगा? आज प्राइम डिबेट में इसी पर चर्चा होगी। पहले चर्चा के बिंदु। भरोसा नहीं किया, आरएसएस को लेकर कांग्रेस की मांग पर गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया की दो टूक। आरएसएस से जुड़े कर्मचारी चुनाव में मतदान प्रक्रिया से नहीं हटाए जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि कर्मचारी किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। कटारिया ने कहा, आरएसएस को बदनाम करने में लगी हुई है कांग्रेस। चुनाव आयोग की बैठक में कांग्रेस ने की मांग, आरएसएस से जुड़े कर्मचारियों को चारों राज्यों की मतदान प्रक्रिया से हटाया जाए। कटारिया ने कहा कि हार को देखकर कांग्रेस इस तरह की मांग कर रही है। बाकी हमारे यहाँ कोई मेंबरशिप नहीं होती, किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो कांग्रेस जब से पैदा हुई है तब से उठाती है। नेहरू जी के टाइम से ये चल रहा है। संघ के नाम से इनको कुछ बुखार चढ़ा हुआ है। ये पूरे 70 साल से बोलते बोलते थक गए। संघ अपने काम को अपनी गति से करता चला जा रहा है। और प्राइम डिबेट में आज भाजपा से पिंकेश पोरवाल साहब हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं और सत्येंद्र भारद्वाज जी कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस बहस में। बहुत स्वागत है आप सभी का। पिंकेश पोरवाल जी, क्या है ऐसा आरएसएस में जो आप ये कहते हैं कि आरएसएस से कांग्रेस को बुखार ही चढ़ जाता है? देखिए जेबी जी, इस देश के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी संगठन है तो निश्चित रूप से वो आरएसएस है। जब जब इस देश पर कोई आपदा आई है तब तक आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवकों ने अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई है। मेरा मानना है कि किसी भी ऐसे काम में तन मन धन से वो हमेशा लगे हुए रहे और देश की काम के लिए एक से एक आगे बढ़कर उन्होंने काम किए है। अब रही बात कांग्रेस के बौखलाने की, तो निश्चित रूप से कांग्रेस आरएसएस से डरती होगी। उसका कारण भी कई है। तो कांग्रेस उस हर राष्ट्रवादी संगठन से डरती है जो कि देश के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इस देश के बंटवारे का काम कांग्रेस ने किया और बंटवारे से लेके आज तक की स्थिति ये है कि जो संसद के अंदर आंख मारने से लेके पत्थर मारने वालों को मासूम कहने वाले, इसके अलावा ऐसे कई कार्य हैं जो कि कांग्रेस ने किए हैं। उन लोगों के पक्ष में कांग्रेस हमेशा खड़ी रहती है और कांग्रेस को हमेशा राष्ट्रवादी ताकतों से डर लगता है। उनको यूं लगता है कि राष्ट्र के प्रति जो समर्पण करके आरएसएस चल रही है, इनके खिलाफ हमें बोलना एकमात्र इनके पास जरिया है। इसी का नतीजा आप अभी राजस्थान गौरव यात्रा के अंदर देख लीजिए, जहां पत्थर मारे जा रहे हैं। अभी पिछली बार मंच पर आपने देखा होगा कि जहां इनके सीनियर नेता राहुल जी, सीपी जी और अशोक गहलोत जी थे, वहां जनगण मन हो रहा है और वहां पर ये हंसी मजाक कर रहे हैं। इसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके राष्ट्र के प्रति कितना प्रेम है और इनके राष्ट्र के प्रति क्या सोच है। ये इस चीज को कभी नहीं समझ सकते। राहुल गांधी जी इस बात को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि इनका बचपन ही सलमान खुर्शीद, गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल की गोद में गुजरा है। इनका परिवार, यूं समझिए कि इनका परिवार ही कांग्रेस है और हमारे यहाँ परिवार पार्टी है। तो इस बहुत बड़े अंतर को देखना होगा। आरएसएस से डरना उनका लाजमी है, क्योंकि राष्ट्रवादी से व्यक्ति से ये हमेशा डरे हैं और ऐसे संगठन से डरेंगे। पिंकेश जी, आपने 3 बार राष्ट्रवाद शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस कहती है हम भी राष्ट्रवादी हैं। आपके राष्ट्रवाद को वो उग्र राष्ट्रवाद करार देती है और अपने राष्ट्रवाद को सॉफ्ट राष्ट्रवाद करार देती है। और वो इसलिए करार देती है जो आपने अभी कहा कि राहुल गांधी का तो बचपन ही अहमद पटेल और सलमान खुर्शीद और गुलाम नबी आजाद की गोद में बीता है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? अल्पसंख्यकों के प्रति झुकाव है? नहीं, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस देश के बंटवारे में सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाई है। कांग्रेस की सोच नेहरू जी से शुरू होकर इंदिरा गांधी जी से लेकर राजीव गांधी जी से लेकर राहुल गांधी तक खत्म हो जाती है।
इस गली से बाहर निकलो तो वहां मिलेगा नेहरू उद्यान, वहां मिलेगा राजीव गांधी चौक, वहां मिलेगा नेहरू ऑडिटोरियम, इंदिरा गांधी फला। क्या इस देश के अंदर ये तीन ही लोग हैं जिनके नाम पे पूरी देश की संपत्तियों को नाम रख दिया जाए? इस देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर इतने प्रधानमंत्री हुए, क्या इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और नेहरू जी के अलावा प्रधानमंत्री नहीं हो जिनके नाम पर कुछ हो? इनका एकमात्र एजेंडा है गांधी परिवार को प्रचारित करना, गांधी परिवार को प्रसारित करना। अगर इनके खिलाफ कोई बोलता है तो इनको ऐसा लगता है कि ये राष्ट्र के खिलाफ है, जबकि ये खुद राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ में खड़े रहने का काम करते हैं। अफजल गुरु के लिए आधी रात को कोर्ट में खुलवाने में यही लोग खड़े हुए थे। आपका राष्ट्रवाद हिंदू राष्ट्रवाद है और इनका राष्ट्रवाद गांधी परिवार का वाद है, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, हमारा राष्ट्रवाद इस 36 की 36 कौम के साथ में है, देश के हर नागरिक के साथ में है। आज केरल के अंदर इतनी बड़ी आपदा आई है, आप वहां पर जाके देखिए किस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयं सेवक के लोग काम कर रहे हैं। वो ये थोड़ी देख रहे हैं यहाँ पे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, लेकिन इन्होंने गांधी परिवार के अलावा कभी किसी के सामने नहीं देखा है। ठीक बात है। सत्येंद्र भारद्वाज जी, बुखार चढ़ जाता है आपको आरएसएस के नाम से? नहीं, हमारे को बुखार नहीं चढ़ता। मुझे लगता है कि जो पोरवाल जी भी बता रहे थे, मुझे लग रहा है कि शायद पोरवाल जी की भावना है और इनकी पार्टी की भावना यह है कि ये नेहरू, गांधी और इंदिरा जी पे जो बोलना चाह रहे थे, मुझे लग रहा है कि इनकी विचारधारा और इनकी संकीर्णता, मुझे लग रहा है कि भारतीय करेंसी पे जो गांधी जी का फोटो है, शायद अगले कुछ दिनों बाद में वहां पे मोदी जी का फोटो लगा देंगे। इनकी मानसिकता इस बात से प्रतीत होती है कि ये नेहरू पार्क, ये इंदिरा पार्क, ये इस गली का नाम, ये इस गली का नाम। पहली चीज तो ये मैं इनको यहाँ थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि आप अंधभक्त हो, आपकी स्वतंत्र विचारधारा का आपका जीवन का एक पार्ट हो सकता, बट राष्ट्रभक्त की जहां बात आती है वो उसको ढंग से परिभाषित करें। आप किस बात की आप बात कर रहे हैं? क्या नेहरू जी का बलिदान, इंदिरा जी का बलिदान, या और जो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री ने उन बलिदानों का भूल के किस तरह की बात आप करना चाह रहे हैं? क्या साहब, ये तो ये बात है। दूसरी बात रही, अगर इनको निष्पक्ष चुनाव कराने में कोई शंका है, किसी दूसरी विचारधारा को है, तो इनके गृह मंत्री जी को क्या इतना स्टेटमेंट देने की जरूरत है कि नहीं हम नहीं बदलेंगे? वो ये कहते हैं कि साहब आरएसएस की विचारधारा के कर्मचारी को पहचाना नहीं जा सकता। मैं कहता हूं बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। अच्छा। सरकार चाहे तो प्रातःकाल जितनी भी शाखाएं लग रही है उनमें एक आइडेंटिफिकेशन चालू करे कि कितने कर्मचारी यहाँ आ रहे हैं, ये पता चल जाएगा ये आरएसएस विचारधारा के कर्मचारी है। अगर आप करना चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव तो आपको क्या दिक्कत है? अगर किसी विचारधारा, किसी संगठन या कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि हमें यह आशंका है कि इस विचारधारा के लोग चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो मैं समझता हूं सरकार का नैतिक दायित्व होता है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए, खास करके चुनाव आयोग का नैतिक दायित्व होता है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए वो इस तरह की विचारधारा को उस प्रक्रिया से दूर करें। अच्छा, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल तो यह है आपसे सत्येंद्र भारद्वाज साहब कि चुनाव तो आप जीत ही रहे हैं, सरकार आपकी बनी रहे स्टेट में, है ना? आपको उम्मीद है ना? नहीं जेपी जी, आपकी शुभकामनाएं, जनता का आशीर्वाद, तो आपके जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, आपके हाथ में अधिकार होंगे। तो मैं मान करके चलूं बिल्कुल अगला जो चुनाव होगा उससे पहले आप आरएसएस के लोगों को चिन्हित कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, और अगले चुनाव में आपकी सरकार के समय जितने चुनाव चाहिए, नहीं छोड़ दीजिए आप, मैं तो आपकी सरकार आ रही है ये मानकर बात कर रहा हूँ, आप आरएसएस के लोगों को चिन्हित करेंगे ना? उनको निर्वाचन प्रक्रिया में नहीं शामिल होने देंगे ना? अपनी ड्यूटी को, कर्तव्यों का जो निर्वहन अगर ढंग से नहीं करेंगे तो उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। सर ये तो फिर दोहरी बात है, बिल्कुल बांग्लादेश वाली बात नहीं है। पोरवाल जी मुझे एक बात बता दीजिए आप, क्या आपके गृह मंत्री जी को ये वक्तव्य देने की क्या देश से निकालेंगे? एक बात बता दीजिए, बांग्लादेश के लोगों को गृह मंत्री जी को इस तरह का, इनके वोट के खातिर गृह मंत्री जी को इस तरह का वक्तव्य देने की क्या जरूरत है कि हम उनको नहीं हटाएंगे? नहीं, आप मुझे एक बात बता दीजिए, गृह मंत्री जी को ये वक्तव्य देने की क्या जरूरत पड़ने पर हम उन लोगों को नहीं हटाएंगे? गृह मंत्री जी को स्वागत करना चाहिए था कि अगर आपने कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल करना चाहिए था, ये करना चाहिए था कि अगर कोई विचार काम करते हैं, नहीं आप करते हैं, देश को तोड़ने की बात आपने करी है, इलेक्शन में जो काम करते हैं, आपने देश के विभाजन पे कांग्रेस का आरोप लगाया है। मैं कहता हूं आपकी शायद उस वक्त पैदाइश नहीं होगी, इतिहास से आप वाकिफ हो जाइए, आप इतिहास को पढ़ लीजिए। देश को तोड़ने में कांग्रेस विभाजन के समय तो किसी की भी पैदाइश नहीं हुई, हम चारों में से छोड़िए। गंगा जमुना सरस्वती, एक बात का उत्तर दे दीजिए मुझे। पोरवाल जी आप उत्तर मत मांगिए, मुझे आप एक बात बताइए, कांग्रेस की मानसिकता पे लोग नहीं है, तो क्या हम यूं समझ लें कि कांग्रेस की मानसिकता में लोग काम कर रहे हैं? विचारधारा के लोग लगे हुए हैं। आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। मुझे आपके गृह मंत्री, राज्य प्रदेश के गृह मंत्री जी को क्या जरूरत पड़ी? बिल्कुल सही बात कही, गृह मंत्री जी दे दिया। आप किसके आगे? मुझे तो सीधा ये बताइए ना, एक मिनट पिंकेश जी, समझना चाहिए। हाँ समझाइए, बात समझाइए, मैं समझना चाह रहा हूँ बात को, और मैं सीधे इस तरीके से समझना चाहता हूँ जैसे आपने कहा कि भामाशाह को कूड़े के दान में फेंक देंगे तोड़कर सरकार आने के बाद। हमने
आपकी पार्टी ने अधिकृत तौर पर कहा और इस बात की पैरवी की इसी प्राइम डिबेट में रघु शर्मा जी ने कहा। जेपीजी भामाशाह और आपकी पार्टी ने इसकी पैरवी की। बात मैं जो कहना चाहता हूँ, जेपीजी जो भामाशाह का दुरुपयोग हो रहा है, भामाशाह कार्ड का दुरुपयोग हो रहा है, वसुंधराकरण कर दिया गया। भामाशाह कार्ड के ऊपर वसुंधरा जी की फोटो लगा दी गई। दूसरा चीज, भामाशाह कार्ड के ऊपर क्या हो रहा है कि जो जिसको कार्ड दिया गया है उसमें लाख खामियां हैं और उन खामियों की वजह से आप उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। हम उस पर रिव्यू करेंगे, आपने भामाशाह कार्ड पे रिव्यू करेंगे। तो क्या आप ये एलानिया कह रहे हैं कि अगली बार अगर आपकी सरकार रही और चुनाव हुए तो आप चिन्हित करेंगे और आरएसएस बिल्कुल चिन्हित करेंगे। जो ये सरकार के गलत जितने भी काम है उनको चिन्हित किया जाएगा, उनके रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू करने के बाद में जो खामियां उनको दूर करी जाएगी। बोलिए पिंकेश जी, कुछ बोल रहे हैं? प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ मेरे कांग्रेस के अनुभव से। 1984 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, आपके राजीव गांधी जी आरएसएस के चरणों में गए थे कि इस चुनाव में हमारी मदद करो। तो इस आरएसएस के लिए, जिसके लिए आप इतना बड़ा वक्तव्य दे रहे हो, उसके चरणों में आपके शरणम गच्छा में आपके पूर्व प्रधानमंत्री, आपको पुराना वक्तव्य याद दिला रहा हूं मैं आपको। पोरवाल जी, आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, संसद में आपकी संख्या 0 हो गई थी। हमारी कांग्रेस पार्टी ने आपको 2 सीट खाली करके दी थी, लोकतंत्र से कहते हैं। क्या आप आरएसएस की बात कर रहे हैं? आपको वो शायद ध्यान नहीं है जिसमें अडवाणी जी और वाजपेयी जी जीत के आए थे। आप क्या बात कर रहे हैं? हम तो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अरे आप लोग 84 की जो बात है, आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति तो आपने बिगाड़ दी है। सारे राज्यों में इस जगह ले जाकर खड़ा कर दिया। नोटबंदी का सम्मान आपको करना नहीं है। जीएसटी, डीजल, पेट्रोल, महंगाई कहां लेके चले गए? तो अफजल गुरु के लिए आधी रात को अरे अफजल गुरु को छोड़िए, मैं कह रहा हूं आपने नारा दिया था, देश के टुकड़े हो गए हजार। मुझे मोदी जी ने जो नारा दिया राहुल गांधी जी को, मैं देश का चौकीदार हूं, उस चौकीदार पे इतने बड़े आरोप लगे, राफेल डील्स पे क्यों नहीं बोलते? मैं बताता हूं, देता हूं मैं, आप पूछिए। भारद्वाज साहब, 2008 से 13 जो आपकी सरकार थी उसमें एक सर्कुलर आया था, महेश शर्मा जी, मुझे अगर ठीक याद है तो, जिसमें ये कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में नहीं जाएंगे। इस तरह का एक सर्कुलर आया था, बिल्कुल आया। आपकी सरकार थी। आपने सुनिश्चित कर लिया था क्या कि कोई नहीं जा रहा है शाखा में? अब ये दिक्कत ही नहीं आती, सरकारी कर्मचारियों को लगाने नहीं लगाने की बात ही नहीं होती। ये हमारे कुछ संदेह था कि ये ऐसा हो रहा है, तब ये सर्कुलर निकाला था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। एग्जीक्यूट कर रहे थे ना, एग्जीक्यूट के करा, जब भी तो हमें परिणाम पता चलेगा। आज आरएसएस वाले लोग कहां हुआ सर? वापस ले लिया सर्कुलर आपने, महेश शर्मा जी बताएंगे उसके बाद क्या हुआ? क्या ये व्यावहारिक था? क्या ऐसा व्यावहारिक रूप से संभव है महेश शर्मा जी? व्यावहारिक रूप से बिल्कुल। देखिए जहां तक आपके जो व्यवहारिक रूप से अगर ये बात कर रहे हैं तो फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हटा देना चाहिए, क्योंकि वो भी आरएसएस से ही निकले, प्रचारक रहे हैं। खैर, जहाँ तक ये सवाल है कि एक विचारधारा की बात है, जो मेरी विचारधारा, जब हम नागरिक की व्याख्या करते हैं, संविधान में उसके सारे मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं, तो क्या कर्मचारी के मौलिक अधिकार नहीं? क्या उसे अपनी विचारधारा रखने का कोई अधिकार नहीं? क्या उसे सिर्फ क्या कहते हैं ना, आपके विरोध का ही, एक पार्टी विशेष का ही विरोध का सामना करना चाहिए? क्या आप ये इसमें कर्मचारियों के जो गुट जो है, जो विभिन्न दलों और विभिन्न विचारधाराओं वाले हैं, कोई कांग्रेस में विचार करता है, कोई वामपंथ में विचार करता है, कोई दक्षिण पंथ में, तो क्या है कि एक पंथ वालों को हटा दो, बाकी सबको रख लीजिए। तो ये भी कहाँ है? आप कितने गुट हैं समाचार, ये जो कर्मचारियों के हैं, अधिकारियों, मजदूरों के, तो किन किन को आप कीजिएगा? और मान लीजिए अगर कोई शाखा में जाता है और राष्ट्र की भावना को मतलब प्रोत्साहन देता, तो क्या उसे ये मान के चलीजिए कि ये देश में का नागरिक नहीं? तो ये सोच बदलनी होगी। किसी संस्था को विशेष रूप से उसके किन्हीं दोषों की ओर ही ध्यान देना और कभी उसके अच्छे गुणों की तरफ अगर नहीं ध्यान दिया तो फिर उसका क्या मतलब होगा? सिर्फ एक चुनाव को लेकर के आप ये इस तरह की बात करते हैं। तो आज जो राष्ट्रपति भी रहे हैं, मौजूदा राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, आपके 10-12 जो राज्यों के अंदर भाजपा के जो लोग बाग हैं या उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, सब कुछ, तो इनको क्या सबको निकाल के बाहर करेंगे क्या? तो ये एक सोचने की बात है कि कार्यकर्ता, आरएसएस का कार्यकर्ता, और ये मान के चलिए भाजपा का कोई भी व्यक्ति है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संघ से जुड़ा हुआ है। ऐसी सूरत में आप किसको आप राजनीति से दूर करने की बात करेंगे? चुनाव में तो जब वे चुनाव में जितने भी कर्मचारी लगते हैं सभी विचारधारा के होते हैं, और निर्वाचन प्रक्रिया में तो कर्मचारियों की छुट्टी कटाने की तो सबसे बड़ी समस्या रहती है। कर्मचारियों के टोटे रहते हैं, कैसे होंगे चुनाव? खैर, पिंकेश पोरवाल साहब, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि आप कश्मीर में, केरल में, सब जगह सेवा कार्य करते दिखाई दें, आरएसएस के लोग अपना जो गणवेश है वो पहन करके आदिवासियों की सेवा करते दिखाई दें, कुछ भी करें, कितना भी आप भला कर रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये है कि आपको हिंदू की भलाई तक
सीमित एक संगठन माना जाता रहा है हमेशा से। ये चुनौती हमेशा रही आपके सामने, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा और आपको सर्व स्वीकार्यता अगर चाहिए तो इसके लिए आपको इस दायरे से तो बाहर निकलना पड़ेगा। पिंकेश पोरवाल साहब देखिए जेपी जी, निश्चित रूप से इस देश के अंदर हिंदू बाहुल्य देश है और हिंदुओं का अगर कोई भी काम किया जाता है तो उसमें हिंदू समाज सबसे ज्यादा होता है। तो आरएसएस ने निश्चित रूप से जो भी काम किए उसमें हिंदू ज्यादा थे, मुस्लिम कम थे, क्रिश्चियन कम थे, उनकी जाति के अनुपात के अनुसार कम थे। तो आरएसएस ने कभी ये नहीं देखा कि सामने वाला व्यक्ति कौन सी जाति का है। कश्मीर हो, चाहे केरल हो, चाहे कोई भी आपदा का काम हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहां भी जब भी जो तकलीफ है उसमें आरएसएस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राष्ट्र के लिए काम किया। लेकिन इसके विपरीत इस कांग्रेस की क्या विचारधारा है? इस कांग्रेस के अंदर इनके नेतृत्व कर रहे 50 साल के बूढ़े राहुल गांधी जी, जो आज तक अपने आप को अपने आप को बैचलर समझते हैं। आप शब्दों को थोड़ा सा तमीज से बोले। 50 साल क्या होता है बुढ़े? क्या होता है बुढ़े? जवान नहीं, क्या नहीं जवान नहीं, 50 आप ये साल के बोलिए जवान, 50 साल के बुजुर्ग बोलिए, आप बुजुर्ग बोलिए, बुढ़े मत बोलिए। ये क्या शब्द होता है? 50 साल के बुजुर्ग, बुजुर्ग बोलिए। आपके पास शब्दों की आपकी बात मान लेते बुजुर्ग, ठीक है, ओके। मैं से पूछिए, लेकिन इनके संस्कार वहां तक है जब इनके 50 साल के बुजुर्ग से पूछा जाता है कि आपकी शादी के विषय में, तो ये कहते हैं कि मैंने कांग्रेस पार्टी से शादी कर ली। ये इनके संस्कार है। हम भारतीय जनता पार्टी को हमारी माँ के समान समझते हैं और ये कांग्रेस पार्टी से शादी कर रहे हैं। ये पत्थरबाज कांग्रेस ये कभी इस चीज को नहीं समझ सकती कि राष्ट्रवाद क्या चीज है। इन्होंने तो राष्ट्रवाद के ऊपर पत्थर फेंके हैं, इसके अलावा आज तक कोई काम नहीं किया, इसलिए आरएसएस के ऊपर उंगली उठाते हैं। जवाब देने संक्षेप में बोलिएगा अपनी बात। भारद्वाज जी। पोरवाल जी, आप राष्ट्रवाद की जितनी भी बात कर रहे हैं, ये एक इकलौता प्रेम आपका है, आपकी पार्टी का है। राष्ट्रवाद हम सबसे मिलकर बना है, उसमें कांग्रेस पार्टी भी और विचारधाराएं भी है। पहली चीज, राष्ट्रवाद के ठेकेदार आप मत बनिए। राष्ट्रवाद की बात अगर आप करते हैं तो संविधान पे आइए। संविधान में जितने भी मजहब हैं सबको समान अधिकार दिए गए हैं। रही बात आपकी हिंदू बहुतायत होने की वजह से हम हिंदुओं की सेवा करते हैं। आप एक बात बता दीजिए, आप जब चुनाव आते हैं कांग्रेस पार्टी को माइनॉरिटी पार्टी घोषित कर देते हैं, क्यों? आप इस देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं? आप चुनाव जीतिए। मुझे एक बात बताइए, और दूसरा, महेश जी ये बोल रहे थे वरिष्ठ पत्रकार साहब कि हर भारतीय जनता पार्टी का आदमी संघ से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, जुड़ना चाहिए। जब वो पार्टी से जुड़ जाता है, पार्टी के बाद वो जब देश का प्रधानमंत्री बन जाए या मंत्री बन जाए या राष्ट्रपति बन जाए, उनकी भूमिका संघ जैसी नहीं होनी चाहिए। हमारी क्या सोच ही है, हमारी मांग ही है। रही बात यह कि आप जैसा फरमा रहे थे कि सारे कर्मचारी किसी न किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, जुड़ना चाहिए, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं साथ में उम्मीद भी यह करता हूं कि वो जो अपनी ड्यूटी जिस पे लगाई गई चुनाव के ऊपर, वो उस वक्त अपनी विचारधारा को वहां प्रभावित करके और लोगों को गुमराह ना करे। ये मेरी बात है। सर 2003 के जो चुनाव हुए थे भारद्वाज साहब, उसमें आप ही लोगों की पार्टी के लोगों ने आधिकारिक तौर पर यह एडमिट किया था कि कर्मचारियों का विरोध हमको 153 से 56 के ऊपर ले आया। वहां तो आरएसएस जैसी कोई बात नहीं थी, कर्मचारियों का विरोध था। अगर कर्मचारियों ने अपने विरोध के स्वरूप आपको हरा दिया था गलत तरीके से, तो क्या आप कर्मचारियों को हटाकर किसी और से चुनाव करवाते? नहीं जेपी जी, कर्मचारियों का विरोध दूसरे कारण से था। कर्मचारियों के विरोध की बात उनकी विचारधारा से नहीं थी। उनकी जो कोई डिमांड रही होगी या और कोई जो तकलीफ रही होगी, वही बात मैं कह रहा हूं कि वहां आरएसएस नहीं थी, कर्मचारियों का आम विरोध था, आपने भी स्वीकार किया। आप इस बात को यूं डिफाइन करें तो मैं समझता हूं बेहतर होगा। हमने अगर उस वक्त ये बोला था कि कर्मचारियों के विरोध के कारण आज हम इस स्थिति में आ गए। हो सकता है कि राजस्थान के कर्मचारियों ने कुछ हमारी कुछ बातें रही हो, उन बातों को संघ के लोगों ने इतना प्रचारित किया कि राजस्थान की जनता भ्रमित हो गई। भ्रमित होके हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ा उसका परिणाम। ये विचारधारा की जो बात आती है, ये जो चाय की दुकान पे चलती है, ये और जगह जो चलती है, ये विचारधारा देश हित में विचारधारा होनी चाहिए, राष्ट्र हित में विचारधारा होनी चाहिए। जब आदमी वोट करने जाए उस वक्त उसे प्रभावित नहीं किया जाए, इसलिए हमने मांग करी है संघ के विचार। ठीक है सर। महेश शर्मा जी, ये जिस तरह के बयान आए हैं विपक्षी दलों के, आरएसएस को दूर रखा जाए, आरएसएस को लेकर पहले भी टारगेट किया गया, राहुल गांधी ने बाहर जाकर भी ये सब कहा आरएसएस के बारे में, ये क्या अपने आप में मनोवैज्ञानिक बढ़त नहीं दे देता भाजपा को आरएसएस के हवाले से? ये निश्चित रूप से जितना ज़्यादा आरएसएस का विरोध करेगी कांग्रेस, उससे उतना ही ज़्यादा ही उसका सामना करना। आप आरएसएस को प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप अगर किसी का विरोध कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, जितनी तीव्रता से कर रहे हैं, उतना ही वो आगे बढ़ता है नकारात्मक तरीके से आपका जो है। मैं ये एक बात बता रहा हूँ कि संविधान में जब आपको अधिकार दिया, हक दिया, वोट देने का अधिकार, आप तो कल आज ये मतलब ड्यूटी की बात, और संविधान ने ड्यूटी का भी अधिकार दिया कि ड्यूटी क्या होनी चाहिए क्या नहीं है। तो कर्मचारी को आप
एक मतलब क्या कहते हैं ना, विचारधारा वाला कर्मचारी है, उसे आप उसकी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए रोक रहे हैं। तो फिर आप क्या व्याख्या, संविधान की हमेशा दुहाई हर पार्टी देती है, हर पार्टी फिर दूसरे कर्मचारी पर संदेह क्यों करती है क्योंकि वो हरा देगा? तो क्या मतलब आपका जो है, आपके समर्थक है वहाँ विचारधारा वाले, क्या वो जिता देंगे? तो उस पर दूसरे पार्टी को आपत्ति होनी चाहिए। तो अगर इस तरह से अगर समग्र आज ही है, चाहे विचारधारा कैसी भी हो, लेकिन काम वो सरकारी अपनी ड्यूटी कर रहा है, या विचारधारा कुछ भी हो सकती हो, लेकिन जहां ड्यूटी पे काम कर रहा है उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।